Hello, dear students. Today we are discuss how to improve ourselves in OR. There are many topics can be read and understand for improvement of work and usage of work or scope of work. तो आई थिंक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए। तो टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन आपको कल पढ़ाया जा चुका है, कुछ टीचर से भी आपको अवगत कराया गया है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च इन इंडिया, पोजीशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन इंडिया, डिफिनेशंस ऑफ ऑपरेशन, फीचर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, स्कोप ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, मेथोडोलॉजी एंड अप्रोचेज ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, tools, technique, operation research and management decision making and limitation of operation. There are so many topics covered in Unit 1 as per attitude. तो बेसिकली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कोई पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देना चाहते हैं। क्या है ऑपरेशन से जो सिस्टमेटिक एंड एनालिटिकल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्व। हमको डिसीजन लेने के लिए और प्रॉब्लम जो प्रोजेक्ट हमारा है उसको करने के लिए जो प्रॉब्लम आती है, तो हम डिसीजन सही लें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, तो इनकी जरूरत हमको पड़ती है, इसलिए जो हम लोग ऑपरेशन की स्टडी करते हैं। ORS found in USA, Canada, Africa, Australia, Europe. As per terminology of operation research as termed in Europe is a branch of applied mathematics that uses technique and statistics to arrive at optimal solution to solve complex problems. कहना ये है कि यूरोप में ऑपरेशन रिसर्च का जो इस्तेमाल किया जाता है एज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू improve or to solve complex problem by technique and statistics to arrive at optimal solution. Optimal solution क्या है कि वो solution जो minimum path, minimum cost, minimum time and minimum रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर करके जो किसी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेस को, किसी सेक्टर को, किसी पर्सनल डेवलपमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, वो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इट इज टिपिकली कंसर्न दिस डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट, सेल, आउटपुट, क्रॉस, एल एंड एफिशिएंसी and minimum losses, risk, cost and time of some objective function। कह रहा है कि ये टिपिकल कंसर्न है विद डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो, अच्छी से अच्छी सेल हो, अच्छी से अच्छी आउटपुट हो, अच्छे से अच्छे क्रॉप हो। ठीक है, और ये इफिशियंसी भी हमारी अच्छी हो एंड मिनिमम लॉसेस, कम से कम लॉस हो, कम से कम रिस्क हो, कम से कम कॉस्ट है, कम से कम टाइम लगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो हमारे टारगेट है, उनको कंप्लीट करने। इट हैज आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोफेशन। जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल एरियाज में जब भी कोई इंडस्ट्री बैठाई जाती है, ठीक है, तो उस इंजीनियरिंग प्रोफेशन में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, इसलिए इंडस्ट्री का ही ज़्यादातर मैकेनिकल के लोगों को इंडस्ट्री में ही रखा जाता है। ये माना जाता है कि आप इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से हैं, आप
इंडस्ट्रियल कल्चर से परिचित हैं, आप इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से परिचित हैं, आप इंडस्ट्री में इक्विपमेंट के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। और ऑपरेशन रिसर्च एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोफेशन, तो इस प्रोफेशन के लिए OR बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सम ऑफ द प्राइमरी टूल्स यूज्ड बाय ऑपरेशन रिसर्चर आर, बहुत सारे ये प्राइमरी टूल्स हैं जिनको ऑपरेशन रिसर्च में काम करने वाले लोग यूज करते हैं। लाइक स्टैटिस्टिक्स, आपने स्टैटिस्टिक्स देखा होगा, जितने भी रेशियो निकाले जाते हैं, जितने भी कैलकुलेटेड वैल्यू आपको मिलती है, जितने भी प्रोजेक्ट में काम करना होता है, तो जो एक्सपेक्टेड बजट आपका रहता है, तो बस्टिंग के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। गेम थ्योरी, ये गेम थ्योरी क्या है? जैसे आप कोई इंडस्ट्री बैठाते हैं, कोई बिजनेस स्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो इस गेम थ्योरी वाले टूल्स का इस्तेमाल कर करके हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारा वे ऑफ सक्सेस क्या होगा, हमारा प्रोसेस ऑफ सक्सेस क्या होगा, हमारा रेट ऑफ सक्सेस क्या होगा। तो ये बेसिकली 3 टूल्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, गेम थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इनका प्राइमरी रोल है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए विद कंसर्न ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। Now the history of operations. हिस्ट्री क्या है इनकी? हिस्ट्री क्या है? तो कैसे ऑपरेशन रिसर्च का फॉर्मुलेटेड हुआ, या क्या कैसे फॉर्म किया गया, या यू कहे कि बर्थ ऑफ वार कैसा है, ऐसे ये वार वर्ड आया, ठीक है? तो इससे हिस्ट्री जानना जरूरी है। देयर इज नो क्लियर हिस्ट्री दैट मार्क द बर्थ ऑफ वार, कोई क्लियरिटी नहीं है कि वार कैसे आया। जनरली हम ये मानते हैं कि चार्ल्स बेवेल ने 1791 में इसका इस्तेमाल फर्स्टली किया है। There is no clear history that marks the birth of war. It is generally accepted that the field originated in England during the World War II. Some say that Charles Babbage in 1791 to 1871 is the father of war because his research into the cost of transportation and sorting of mail led to England and must be divorced in 1840. ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय चार्ल्स बेवेज नाम के मैथमेटिशियन ने 1791 से 1871 तक वर्क किया था और इस टर्म का इस्तेमाल किया था, यानी कि उन्होंने कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का और सॉर्टिंग ऑफ मेल, और सॉर्टिंग ऑफ मेल को सॉर्ट करने के लिए तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ मेल पर जब उन्होंने रिसर्च किया और जो रिजल्ट निकाला उन्होंने 1840 में, उसी टर्म को उन्होंने ऑपरेशन रिसर्च दे दिया। मतलब रिसर्च के द्वारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करने के लिए जो भी ऑपरेशंस किए गए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन रिसर्च। एट this time, Charles Babbage worked in his research. Then this research is called operation research. इन्हीं कारणों से उन्हें हम फादर ऑफ वार भी कहते हैं। मॉडर्न ऑपरेशन रिसर्च, अब क्या होता है कि जैसे जब भी किसी चीज का वर्गीकृत कर दिया जाता है, ठीक है, फॉर्म कर दिया जाता है, पोस्ट कर दिया जाता है,
तो धीरे धीरे उस पर काम होने लगता है और फिर वो मॉडर्न काम में आ जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि मॉडर्न ऑपरेशन रिसर्च ओरिजिनेटेड एट द बहुत जैसे रिसर्च स्टेशन इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में बहुत से रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। इन 1937 में वहाँ मॉडर्न ऑपरेशन रिसर्च को ऑर्डिनेट किया गया। किस काम के लिए? टू एनालिसिस एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द यूके अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम। यूनाइटेड किंगडम के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम के काम को एनालिसिस किया गया और वे ऑफ वर्किंग को इम्प्रूव किया गया इन 1937। दिस टर्म इज नोन एज मॉडर्न ऑपरेशंस रिसर्च। मतलब 1937 में यूनाइटेड किंगडम में रडार सिस्टम कि अर्ली वार्निंग के लिए जो वर्क किया गया, जो इम्प्रूवमेंट किया गया, उसको हमने मॉडर्न रिसर्च नाम दिया। इसको हम MOR बोलते हैं, यानी मॉडर्न ऑपरेशन रिसर्च। यूनाइटेड किंगडम का जो रडार सिस्टम था वो हमारे डिफेंस ऑफिसर्स को, डिफेंस पॉइंट्स को इंटीमेट करने के लिए, अर्ली इंटीमेट करने के लिए, जब तक दुश्मन की सेना हमारे ऊपर अटैक करे कि हम इतने टाइम के पहले सूचना पहुंचा दें, रडार सिस्टम इतने जल्दी सूचना दे दे कि हमारे सैनिक अपने मोर्चों पर तैनात हो जाता है कि दुश्मन की सेना सक्सेस ना होने पाए, हमारे देश के ऊपर जो आक्रमण करे उसमें वो मात खाए। तो मॉडर्न ऑपरेशन रिसर्च 1937 में बॉस्टन रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे ओरिजिनेट हुआ। And during the Second World War, about the 100 men and women was engaged to work for British Army. British Army के लिए Second World War में 1000 से ज़्यादा men and women ने वर्क किया। After World War II, military operation research. Military operation research in UK become operational analysis. Within the UK, Ministry of Defence with expected technique and ग्राबिंग अवेयरनेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोगों ने जब काम किया, जो टीम ऑफ साइंटिस्ट थी उन लोगों ने काम किया ब्रिटिश आर्मी में, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें इंप्रूव की अपने कल्चर को, अपने वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने मिलिट्री ऑपरेशन को संचालित करने के लिए, और उसके बाद जो है उसको इन लोगों ने मिलिट्री ऑपरेशन रिसर्च का नाम दिया। फिर बाद में टीम ऑफ साइंटिस्ट ने उसको ऑपरेशनल एनालिसिस, जो मिलिट्री का ऑपरेशन था उसका एनालिसिस किया और उसका नाम दे दिया ऑपरेशनल एनालिसिस, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद एक्सपेक्टेड टेक्निक। फिर ये तो रही बात यूनाइटेड किंगडम की, जब ब्रिटिश आर्मी ने इस पर काम किया। अब देखिए कि इंडिया में ऑपरेशनल रिसर्च कब आया और कैसे आया, इससे क्या काम हुआ। इन 1957 में इंडिया में ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। द ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया was founded in 1957 to provide a forum for the operational research scientists as well as an avenue to widen their horizon by exchange of knowledge and application of technique from outside the country. The society is affiliated to the International Federation of Operational Research Societies. Its short name of this society was IFORS. IFORS before us. It means International Federation of Operational Research Society. मीन्स और इंडिया में भी एक सोसाइटी का गठन किया गया जिसका नाम ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी था।
इन 1957 में किस काम के लिए? एक फोरम, टू प्रोवाइड ए फोरम, एक मंच उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशनल साइंटिस्ट को, एज वेल एज एन एवेन्यू टू बिडन आउटसाइड द इंडिया, जिसमें आउटसाइडर ने भी पार्टिसिपेट किया, आउटसाइडर ने भी पार्टिसिपेट किया। इसलिए एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, कि वो अपना नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हो, एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक, और अपने टेक्निक का एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, जिससे इंडिया में भी ऑपरेशन रिसर्च अपने मूल रूप में आ सके, मीन्स अच्छे फॉर्म में आ सके, उसका इस्तेमाल करने के लिए लोग सीख जाएं। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ द सोसाइटी इज लोकेटेड इन कोलकाता। जनरली इन 1957 all reputed institute is situated in Kolkata. So in this scenario, the headquarters of the society is located in Kolkata at 39 Mahanirvan Road, Kolkata, whose pin code is 70029 India. At present, the society has 12 operating chapters. 12 operating chapters located in different districts and states like Agra, Ahmedabad, Ajmer, Bangalore, Chennai, Delhi, Durgapur, Jamshedpur, Kolkata, Madurai, Mumbai, and Tirupati. The objective of the society comprise advancement of conducting of research in a study of promotion and propagation of knowledge in operational research and allied technique through exchange of information as well as establishment, improvement and maintenance of professional and academic standard of work known as operational research. जो सोसाइटी का उद्देश्य था कि जो हमारे पास टेक्निक है उसमें एडवांसमेंट हो, हम रिसर्च को कंडक्ट करें जिससे हमारे प्रोफेशनल स्टडी कर सकें, प्रमोट कर सकें और प्रोपागेट कर सकें अपने नॉलेज को इन ऑपरेशनल रिसर्च के नॉलेज को हम स्टडी के साथ प्रमोट करें और प्रोपागेट करें एनालाइज टेक्निक, और उसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्निक थ्रू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे करें? आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट, कैसे हम अपनी टेक्निक का यूज करके इंडस्ट्री स्टेट कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करें, इम्प्रूव करें और प्रोफेशनल या एकेडमिक स्टैंडर्ड को काम करने के लिए हम उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करके वे ऑफ वर्किंग का मेंटेनेंस करें। इन्हीं को हम ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं। Once again, the objectives of the society comprise advancement of conducting of research in study of promotions and propagations of knowledge in operational research and allied techniques through exchange of information as well as establishment, improvement and maintenance of professional and academic standard of work known as operational research. Contribution to the society toward attainment of those objectives is eligible for exemption of income tax under section 85(6) of the Income Tax Act 1961. इनका सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक्टिविटी के तहत जो लाभ लोगों को मिलता है, जो वर्किंग प्रोफेशनल को मिलता है, एक्टिविटी चैप्टर 5 एंड पैरा 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसको
स्टेबलाइज करने के लिए सोसाइटी का रोल रहा है, जिसलिए हम इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी toward attainment of those objectives eligible for exemption of income tax under section 85(6) of Income Tax Act 1960. अब बहुत सारे रिसर्चर आए, बहुत सारे लोगों ने अपना रिसर्च नॉलेज टेक्निक एक दूसरे को शेयर किया, जानकारी लिया, प्रेजेंट किया, after that the society publishes a quarterly journal. जब ये चीजें होने लगी तो सोसाइटी ने एक क्वार्टरली जर्नल, क्वार्टरली का मतलब ये हुआ कि हर 4 महीने में एक जर्नल, क्वार्टरली जर्नल of such OP such who is drawing out high quality state of the art paper in operational research. उन्होंने जो पेपर इसमें छापे वो बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं and state of the art papers in operational research. ऑपरेशनल रिसर्च में जो स्टेट का आर्ट पेपर था उसको पब्लिश किया. Any doubts? कोई डाउट हो तो बताएं आप. I think no doubt. In order to provide opportunity to professionals and students to equip themselves with the knowledge and usage of the science of operational research, the society is conducting an examination on graduate diploma in operational research since 1973. कल हम लोगों ने डिफिनेशन पे भी डिस्कशन किया था, बहुत सारे डिफिनेशन में डिस्कशन हुए थे जिससे हमको रिसर्च को जानने का मौका मिला. War is an act of winners without actually fighting. या यूं कहें कि it is an act of winning wars without actually fighting. This definition originated by Clark. According to H.M. Wagner, war is a scientific approach to problem solving for executive management. Once again, T.L. Sathi, war is art of giving bad answer to problem which otherwise have worse answers. अब there are many features of operational research. Features का मतलब ये है कि बहुत सारे फीचर्स हैं जिनका हमको OR से स्टडी करने के लिए जानना जरूरी है. पहला कि हम किसी सेक्टर को क्यों चुने, तो दिस इज द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट. ये क्या है? डिसीजन मेकिंग का पार्ट है जो मैनेजमेंट द्वारा, प्रबंधन द्वारा लिया जाता है. साइंटिफिक अप्रोचेस, जहां आप अपनी इंडस्ट्री बैठा रहे हैं वो एरिया कैसा है, वहां की बैकग्राउंड कैसी है, वहां बिजली का कैसी व्यवस्था है, वहां जहां आप रहने जा रहे हैं वहां की लैंड कैसी है. दिस इज द साइंटिफिक अप्रोच.
इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग डिसिप्लिन के लोग एज ए टीम मेंबर काम करते हैं, तब हम OR में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, उस सिस्टम अप्रोचेस का यूज करना पड़ेगा। यूज कहाँ होगा? कंप्यूटर में। इज यूज ऑफ कंप्यूटर। ऑब्जेक्टिव ह्यूमन फैक्टर। ऑब्जेक्टिव भी जानना जरूरी है आपको, ह्यूमन फैक्टर भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये आप नहीं जानेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो फीचर्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, there are many features of operational research. First, decision making. Second, scientific approaches. Third, interdisciplinary team approaches. Fourth, system approaches. Fifth, use of computer. Six, objectives. Seven, human factors. तो ये रहा आपका फीचर्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप बात करें, तब हम इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करें आपसे। तो आपने डिसीजन मेकिंग तो समझ में आ गया कि कोई भी प्रबंधन डिसीजन क्यों लेगा। इसके लिए तमाम सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। आपके पास बजट अच्छा हो, आपके पास लोगों की टीम अच्छी हो, या आपके पास बजट अच्छा है तो आप बना लोगे। तो प्रबंधन को डिसीजन लेना पड़ता है, साइंटिफिक अप्रोच पे वर्क करना पड़ता है। और ये वर्क कैसे होता है? इंटरडिसिप्लिनरी टीम उतारनी पड़ती है, जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, वो उस एरिया में अपने कार्य के द्वारा वह प्रॉब्लम्स को ढूंढ निकालता है, जिससे आपका सॉल्यूशन सॉल्व। सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम का भी हम इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम क्या हो, कैसा हो? तो आप देखते होंगे कि आप घर में जब जाते हैं तो आपके छोटे आपके लिए चेयर छोड़ देते हैं, बड़े अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। और जब आप कहीं जॉब में होते हैं तो आपका कोई सीनियर आता है तो आप तुरंत खड़े होकर करके उसको उसका अभिवादन करते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे सीनियर हैं, आप उससे ज़्यादा जानने वाले हैं, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप आए हैं, मैं खुश हूँ। और इन सिस्टम अप्रोचेस का यूज करने के लिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा हो? ये जो वर्किंग टीम है वो बताती रहती है। ह्यूमन फैक्टर्स, हमको ह्यूमन फैक्टर भी देखना है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप आज टीचर घर से चले, कोई दिक्कतें आ गई रास्ते में, बारिश हो गया, कंकड़ पड़ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, जाम लग गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन एज पर गाइडलाइन अगर हम डिसीजन लें तो बहुतों का नुकसान हो जाएगा और हमारे अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिनको जानते हैं वो रेगुलर आते हैं, किसी दिन कोई दिक्कत हो गया तो नहीं आए हैं, इसलिए उनको प्रबंधन छूट दे देता है। और जो लोग रेगुलर मोड में इस तरह की गलतियां करते हैं, समय से ना पहुंचना, कोई काम समय से ना करना, ठीक है, तो ऐसे लोगों से प्रबंधन छुटकारा ले लेता है, छोड़ नौकरी से निकाल देता है। इस तरह आप सब इन फीचर से परिचित रहें, ताकि इनको देख करके आपको जो भी काम मिलता है इस इंडस्ट्री में, वो सब आपके लिए अच्छा है, आपके प्रयास के लिए अच्छा है, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है। इसलिए मेरी आप सबको ये सलाह है कि आप इन फीचर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए,
ताकि आपके लाइफ में भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मैनेज कर सके। हिम्मत ना हारे, टू बी ब्रेव आप वर्क। अब सबसे पहले डिसीजन मेकिंग है, तो ये बताया जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग है क्या। डिसीजन मेकिंग है क्या? Every industrial organization faces multi-faceted problems to identify best possible solution to their problem। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम अपना बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपने कोई इंडस्ट्री खोली, लोकल का कोई ऐसा बंदा है जो बाहुबली है लेकिन वो आपका एम्प्लॉय है, तो जो सबके ऊपर कार्रवाई होगी क्या उसके ऊपर भी पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनदर वे में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए जो हमारे स्टाफ है उनके लिए ढूंढते हैं। द एम टू हेल्प देयर एग्जीक्यूटिव to obtain optimal solution with the use of coordinate। It means aims are to help the executives to obtain optimal solution with the use of OR technique। It also helps the decision maker to improve his creative and judicious capabilities, analysis, and understand the problem situation, leading to better control, better coordination, better system, and finally better decision। मतलब डिसीजन मेकर को ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए कि वो उसका जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाए। डिसीशियस जुडिशियस मतलब जो उसने न्याय करना है, जो उसने काम करना है, वो फेथफुली करे। एनालिसिस में भी इम्प्रूवमेंट हो, अंडरस्टैंड करे प्रॉब्लम सिचुएशन को, लीडिंग टू बेटर कंट्रोल, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर सिस्टम, एंड फाइनली बेटर डिसीजन। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी मॉडल हो, कोई भी टेक्निक हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इन सब के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है। क्या करने के लिए? एनालिसिस करने के लिए और जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसका सॉल्यूशन निकालने। वो आर अप्लाइड scientific method, technique and tools for the purpose of analysis and solution of the complex problems। In this approach, there is no place for guesswork and the person voice of the decision maker। मतलब डिसीजन मेकर जो हो वो किसी पर्सन से वॉइस ना हो, चाहे जब जितनी गलतियां हो, लेकिन फर्स्ट में आप समझा कर करके, मोटिवेट कर करके
एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फिनोमेना आप काम को कराएंगे, डिसीजन को लेंगे। अब नेक्स्ट आता है इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोचेस। क्यों आपको इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोचेस की जरूरत पड़ती है? आपको जहाँ से कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए पहले बजट हम अपना निर्धारित करते हैं। अगर मेरा बजट अलाउ करता है तो हम सब क्या करते हैं? अगर बजट हमारा अलाउ करता है तो हम इंडस्ट्रियल एरिया में अपने लैंड को परचेज करते हैं। जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के लिए उस लैंड को हम परचेज करते हैं। बट अगर हमारा बजट कम है तो हम रूरल एरिया में जाते हैं, हम कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, इम्प्रूव कराते हैं और फिर उस लैंड का यूज इंडस्ट्रियल यूज में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है। अब किसी भी इंडस्ट्री को बैठाने के लिए आपको टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है जिनके डिसिप्लिन अलग अलग है। मैथमेटिशियन है तो उसका अलग डिसिप्लिन है, टेक्नोक्रेट्स है उनका अलग डिसिप्लिन है, साइंटिस्ट है उनका अलग डिसिप्लिन है, प्रोफेशनल्स हैं उनका अलग डिसिप्लिन है। तो इन सब को एक साथ कर देते हैं तो मल्टी डिसिप्लिन हो जाती है, इसलिए कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। बेसिकली द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। क्या होता है? बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है एंड देयरफॉर रिक्वायर ए टीम एफर्ट टू हैंडल इट। इसलिए हमको एक टीम एफर्ट की जरूरत पड़ती है ताकि हम इस कॉम्प्लेक्स नेचर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसलिए हैंडल कर सकें। दिस टीम कंप्राइजेस ऑफ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, technocrats and professionals who jointly use the OR tool to obtain an optimal solution of the problem. To obtain a optimal solution of the problem, they tries to analyze the cause and effect relationship between various parameters of the problem and evaluated the outcome of various alternative strategies. कई बार ऐसा होता है कि जो आउटपुट आप चाहते हैं वो आपने जिस रास्ते से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की उससे नहीं हो पाता है, तो आपको पूरी स्ट्रेटजी इस तरह बनानी चाहिए कि अगर ये टीम काम नहीं कर पाए तो दूसरी टीम से कराएंगे, लेकिन विद इन टाइम कराएंगे, विद इन बजट कराएंगे। नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोचेस। हम सिस्टम अप्रोचेस के बात क्यों करते हैं? क्योंकि सिस्टमेटिकली जब आप कोई काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो फ्रूटफुल होता है, सक्सेस रेट आपका ज्यादा होता है। तो इसलिए हम सिस्टम अप्रोच का यूज करते हैं। द मेन एम ऑफ द सिस्टम अप्रोच, मेन एम ऑफ द system approach is to trace out all significant and indirect effects for Reed's proposal on all subsystem on a system and to evaluate each action in terms of effects for the system as a whole. हम सारी प्रॉब्लम को ट्रेस आउट करते हैं, हम अपने प्रपोजल्स को सब सिस्टम में बांट लेते हैं और हर रिएक्शन का इवैल्यूएशन करते हैं कि उसका इफेक्ट सिस्टम पे कितना है, जिससे ये पूरा होल अप्रोच में क्या हो जाए? सिस्टमेटिक हो जाए। नाउ द इंटर रिलेशनशिप and interaction of each subsystem can be handled with the help of mathematical and analytical model of OR to obtain acceptable solution. अब इन्हीं मेल मिलाप के दौर में हमारी एक ऐसी रिलेशनशिप और इंटरेक्शन सब सिस्टम से बनता है जिससे हम मैथमेटिकली और एनालिटिकली मॉडल का यूज करके
होती है OR का, हम उसको हैंडल करते हैं और सबके लिए एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन का रिजल्ट तैयार करते हैं। ऐसा हो कि आपको डिसीजन लेने के लिए सपोज दैट 11 लोगों की टीम बैठी है, तो हमारा रिजल्ट ऐसा हो कि एज पर सोसाइटी एक्ट, अगर ये लिखा हो कि 100% सेटिस्फाई होना चाहिए तो 100% सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन जनरली लिखा होता है 50% से एक जाए, वन मोर ऑफ 50%, यानी कि 20 है अगर तो 11। इस तरह से हमको सिस्टम अप्रोच का यूज करना होगा। यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का यूज क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि मॉडल्स को, रिकॉर्ड को, उनको मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। द मॉडल्स ऑफ OR नीड लॉट ऑफ कंप्यूटेशन and therefore the use of computers becomes necessary. With the use of computers, it is possible. It is possible to handle complex problems requiring large amount of calculation. The objective of the operations research models is to attempt and to locate best or optimal solution. What is the objective? OR always try to find the best and optimal solution to the problem. हमेशा हम OR का यूज कर करके जो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं उसको हम बेस्ट बनाते हैं और प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। For this purpose, objectives of the organization, are defined and analyzed. These objectives are then used as the basis to compare the alternative courses of action. हम अपने ऑब्जेक्टिव को जो तैयार करते हैं तो हम एक्शन रिएक्शन की ही बात सोचते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए फ्रूटफुल क्या होगा। एंड लास्ट, ह्यूमन फैक्टर्स। इन डिराइविंग क्वांटिटेटिव सॉल्यूशंस वी डू नॉट कंसीडर ह्यूमन फैक्टर व्हिच डाउटलेसली प्ले a great role in the problem. So a study of OR is incomplete without a study of human factors. जो आपके रिसोर्स हैं, अगर उन रिसोर्स का यूज करके हम OR प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या उस OR टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं या यूं कहें कि हम स्टडी करते हैं, तो बिना ह्यूमन फैक्टर के स्टडी किए आप काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को, हमारे मैनेजमेंट को, हमारे रिसर्चर्स को, हमारे उनकी मेंबर्स को ह्यूमन फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है। सपोज दैट आज आप 20 लोगों की ड्यूटी किसी प्रोजेक्ट में लगाई गई है, उसमें कोई आदमी बीमार हो जाता है और फिर भी वो ड्यूटी पे चला आता है, तो हम लोग बीइंग ए ह्यूमन क्या कहते हैं? अरे भाई तुम आराम करो, हम लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारा वाला भी काम कर लेंगे थोड़ा, जिससे तुम्हारा आज का वर्किंग काउंट हो जाए। तो आपको ह्यूमन फैक्टर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।